Assalamu alaikum, respected viewers. Welcome back to the third session of this board-oriented ORCC series. Previously, as you people know, we people have completed the first part of genetics, that is principles of inheritance and variation. We will start this session with the second chapter of this unit, which you already know under the heading molecular genetics. Molecular genetics is chapter number 2 of genetics wala unit. This molecular genetics on your textbook finds which heading? Molecular basis of inheritance. So call it molecular basis of inheritance, call it molecular genetics, or call it molecular biology, whatever you like. I always begin this molecular genetics wala chapter, this molecular basis of inheritance wala chapter with a situation. This situation has a reason. You will come to know in a short while. अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको एक सील्ड बॉक्स दे रहा हूं. I am offering you a sealed box. और अगर मैं आपसे यह भी कहूं, नंबर 2, this sealed box contains secret of life. माने इस सील्ड बॉक्स में जिंदगी का, लाइफ का राज छुपा हुआ है. और अगर मैं आपसे तीसरी बात यह कहूं, यह जो सील्ड बॉक्स में आपको दे रहा हूं, विच हैज सीक्रेट ऑफ लाइफ और विच कंटेन्स सीक्रेट ऑफ लाइफ, इफ यू आर एबल टू अनलॉक दिस सील्ड बॉक्स, यू विल गेट सम फायदा. फायदा नंबर 1, जब आप इस सील्ड बॉक्स को अनलॉक करेंगे, यू विल बी एबल टू सेव लाइव्स. आप लोगों की जिंदगी बचा पाएंगे अगर आपने इस सील्ड बॉक्स को अनलॉक किया. नंबर 2, यू विल बी एबल टू क्रिएट न्यू लाइव्स. अगर आपने इस सील्ड बॉक्स को क्या किया? अनलॉक, तो आप नई जिंदगियां बना सकते हैं. इफ यू आर एबल टू अनलॉक दिस सील्ड बॉक्स, नंबर 3, यू विल बी एबल टू करेक्ट various types of genetic defects. और अगर आपने इस सील्ड बॉक्स को अनलॉक किया, नंबर 4, यू विल बी एबल टू सॉल्व criminal cases. Please pay attention. I have given you a sealed box. I have told you, if you are able to unlock this sealed box, you will be able to know about the secret of life. Once you will be able to know about the secret of life, पहली बात, you will be able to save lives. दूसरी बात, you will be able to create new lives. तीसरी बात, you will be able to correct various types of genetic disorders. And 4, you will be able to solve various types of criminal cases. अगर यह सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, तो इस सिचुएशन को देख के आई होप यू पीपल विल एग्री, सर्टन क्वेश्चंस विल अराइज इन यूर पर्सनल माइंड्स. जैसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या उठेगा इस सिचुएशन को देख के? व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द थिंग इनसाइड दिस बॉक्स? बट नेचुरल, ये पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा. ये जो व्हाट इज द थिंग इनसाइड द बॉक्स, इस थिंग को मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल. दिस थिंग इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वी कॉल एज व्हाट? जेनेटिक मटेरियल. और हमेशा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले चैप्टर की शुरुआत ही इस बात से होती है कि यह जेनेटिक मटेरियल है क्या. और इस जेनेटिक मटेरियल को पहचानने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? वी विल सर्च फॉर दिस जेनेटिक मटेरियल. अगर आपने अपनी 12th क्लास की टेक्स्ट बुक देखी होगी, वहां पे एक हेडिंग होगी, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. और इस
टॉपिक में, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में हम लोग क्या काम करते हैं? वी टॉक अबाउट अ सीरीज ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट्स। तीनों एक्सपेरिमेंट्स का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट या हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। इन 3 एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आता है कि ये जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में है क्या, और फाइनली हमें पता चल जाता है इन 3 एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल का टैग है, ये जो जेनेटिक मटेरियल का टाइटल है, ये आप देंगे किसको? डीएनए को। माने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम सबसे पहले शुरू करते हैं किस बात से? कि हाउ इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। जैसे ही डीएनए की वैलिडिटी हो जाती है एज जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद जो नेक्स्ट मूव होता है हमारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, दैट इज अबाउट टू टॉक अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब हम लोग जेनेटिक मटेरियल के वेरियस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो फाइनली हमें कंक्लूजन मिलता है, इट्स नॉट ओनली डीएनए, इट्स एक्चुअली बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए विच एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। अब आप लोगों ने क्लास 11th के ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट के बायोमोलिक्यूल्स वाले यूनिट में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा होगा। उसमें आपने डीएनए के वेरियस टाइप्स पढ़े होंगे, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, जेड डीएनए एटसेट्रा। इसी तरह से क्लास 11th के ज़ूलॉजी के बायोमोलिक्यूल्स वाले यूनिट में आपने आरएनए के भी बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे। जैसे आपने क्या पढ़ा होगा? mRNA इज वन टाइप ऑफ आरएनए, rRNA ये भी पढ़ा होगा आपने, tRNA ये भी पढ़ा होगा आपने, snRNA, scRNA एटसेट्रा। माने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की शुरुआत यूजुअली किस वाले कंसेप्ट से होती है? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जब 3 एक्सपेरिमेंट से यह बात सामने आती है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट यहां पे क्या शुरू किया जाता है? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वेयर वी इंक्लूड बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। वी ऑलरेडी नो अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डीएनए एज वेल एज आरएनए। उसके बाद जब प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाला डिस्कशन कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं वापस आऊंगा सिचुएशन पे। आपने पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया, व्हाट इज द थिंग इनसाइड द बॉक्स? इट इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम इतनी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए इस सिचुएशन को देख के, सर किस सिचुएशन को देख के? वी आर गिवन अ सील्ड बॉक्स और हमें कहा गया है अगर आपने इस सील्ड बॉक्स को अनलॉक किया आप लोग सीक्रेट ऑफ लाइफ को जान पाएंगे। सीक्रेट ऑफ लाइफ जब आप जान पाएंगे, you will be able to save lives, you will be able to create new lives, you will be able to correct genetic defects, you will be able to solve criminal cases। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आया था, what is the thing inside the box? क्या आप लोगों को नहीं लगता जो इस सिचुएशन को देख के दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा वो ये आएगा, जिस सीक्रेट से हम लाइव्स को सेव कर रहे हैं, नई लाइव्स बना रहे हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स करेक्ट कर रहे हैं, या जिस सीक्रेट से हम लोग क्रिमिनल केसेस सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 2 हमारे माइंड में यह आना चाहिए कि ये थिंग, ये सीक्रेट दिखता कैसा है? माने क्वेश्चन नंबर 2 आपके माइंड में क्या आएगा? हाउ दिस थिंग लुक्स लाइक। When I say how this thing looks like, इसका मतलब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या है? हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग क्या क्या कंसेप्ट डिस्कस करते हैं? नंबर 1 डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग का नाम आपने सुना होगा। डीएनए पैकेजिंग में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डीएनए का लेंथ डिस्कस करते हैं, और उस डीएनए की लेंथ को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स क्रॉस
इंटरन्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस, जिससे हमें समझ में क्या आता है, यूकैरियोट्स का जो डीएनए है दैट इज 2.2 मीटर लॉन्ग, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है दैट इज 1.36 मिलीमीटर लॉन्ग। जब डीएनए पैकेजिंग का कंसेप्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद डीएनए के स्ट्रक्चर को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग जाते हैं टू द मोस्ट फेमस वाटसन क्रिक मॉडल। वाटसन क्रिक मॉडल या डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का नाम आपने सुना होगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अंडर 2 रेफरेंसेस। इस वाटसन क्रिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कितने रेफरेंसेस यूज हुए थे? 2। एक वी कॉल एज चारगाफ रूल। चारगाफ रूल का नाम सुना होगा आपने, बेस इक्विवेलेंस रूल, बेस पेयर रूल। दूसरा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का भी नाम सुना होगा आपने, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ये जो इस सिचुएशन को देख के क्वेश्चन नंबर 2 हमारे माइंड में आया, ये जो सीक्रेट ऑफ लाइफ है ये दिखता कैसा है, वो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किस चीज की बात करनी है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 2 कंसेप्ट्स में डिस्कस होता है, डीएनए पैकेजिंग, वाटसन क्रिक मॉडल। डीएनए पैकेजिंग में हम डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट करके उसको पैक करते हैं। वाटसन क्रिक मॉडल को हम 2 रेफरेंसेस के अंडर करते हैं डिस्कस, चारगाफ रूल के बेस पे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के यूज पे। व्हेन वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्या आपको नहीं लगता इस सिचुएशन को देख के तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, हाउ दिस थिंग वर्क्स? ये जो सीक्रेट ऑफ लाइफ है, हाउ कम इट इज गोइंग टू हेल्प अस फॉर सेविंग लाइव्स, फॉर क्रिएटिंग न्यू लाइव्स, फॉर करेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, फॉर सॉल्विंग क्रिमिनल केसेस। तो हाउ दिस सीक्रेट थिंग वर्क्स, इसका मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या है? यू शुड बी एबल टू नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए माने जेनेटिक मटेरियल। फंक्शंस ऑफ डीएनए इंक्लूड नंबर 1 डीएनए रेप्लिकेशन। Functions of DNA include number 1 DNA replication. Functions of DNA include number 2 transcription. DNA के 2 मेजर फंक्शंस, फंक्शन 1 डीएनए रेप्लिकेशन, फंक्शन 2 ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला फंक्शन है डीएनए का, इसको हम शुरू करते हैं कहां से? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन से। जब हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म माने इसके स्टेप्स पढ़ाते हैं और उसके एंजाइम्स भी बताते हैं, और फिर हम ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं। तो आप लोगों ने इस सिचुएशन के देख के 3 मेजर क्वेश्चंस रेज किए। पहला, व्हाट इज दिस सीक्रेट थिंग इन द बॉक्स? दैट सीक्रेट थिंग इज जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल है क्या? उसके लिए हमारी टेक्स्ट बुक ने 3 एक्सपेरिमेंट्स दिखाए हैं अंडर विच हेडिंग? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिस्कस करते हैं तो पता चलता है डीएनए एज वेल एज आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, उनके टाइप्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे। उसके बाद हम लोग इस सिचुएशन को देख के ये आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं हाउ दिस थिंग वर्क, सॉरी, हाउ दिस थिंग लुक्स लाइक। हाउ दिस थिंग लुक्स लाइक माने वी ट्राई टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अंडर डीएनए पैकेजिंग एंड वाटसन क्रिक मॉडल। उसके बाद फाइनली लास्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में यह आता है, हाउ दिस थिंग वर्क्स माने हाउ जेनेटिक मटेरियल, हाउ डीएनए वर्क्स माने इसके फंक्शंस। वी डिस्कस अंडर 2 हेडिंग्स, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रेप्लिकेशन को हम शुरू करते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन से, उसके बाद रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म दिखाते हैं, और फिर हम आते हैं किसमें? ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स डिस्कस होते हैं। दोज एडिशनल कंसेप्ट्स इंक्लूड जेनेटिक कोड, नाम सुना होगा आपने। दोज एडिशनल कंसेप्ट्स इंक्लूड ट्रांसलेशन, नाम सुना होगा। Those additional concepts include regulation of gene expression. These are the additional concepts which we include in what?
मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला चैप्टर। कहने का मतलब यह है, मेरा इंटेंशन, ये जो सिचुएशन मैंने बोर्ड पे दिखाई है, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आपको एक्चुअल डिस्कशन से पहले एक पूरे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले चैप्टर का आउटलाइन मिल जाए। हमें शुरू कहां से करना होता है ये चैप्टर, और खत्म कहां पे। शुरू कहां से करना होता है हमेशा, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, और खत्म हम कहां पे करते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। नाउ अवर मतलब की बात, इस पूरे चैप्टर की आउटलाइन के बाद अब मेरा यूजुअल डायलॉग, इस पूरे चैप्टर के कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनसे आपके अपकमिंग बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको हम पहले हाईलाइट करेंगे। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, एज यू ऑलरेडी नो, इट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। क्या कहा मैंने, वी विल डिस्कस इट अंडर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एंड देन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन से आपके कंपटीशन में, माने अपकमिंग बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात, मैंने कहा इस चैप्टर में कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे एडिशनल कंसेप्ट में मैंने क्या कहा, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन। जेनेटिक कोड से आपके बोर्ड में एग्जाम आ सकता है। और मैंने डीएनए की रेप्लिकेशन में एक फंक्शन कहा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग बोर्ड्स। और लास्ट में इस चैप्टर के ये जो आपने हेडिंग दी है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यहां से भी आपके अपकमिंग बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आप थोड़ा पीछे चलेंगे, इस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम दोनों टाइप के जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, डीएनए और आरएनए। आरएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एससीआरएनए एटसेट्रा। यहां पे मैं हाईलाइट करूंगा टीआरएनए को, यहां से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है। माने जब आप इस पूरे चैप्टर का आउटलाइन देखेंगे तो इस पूरे चैप्टर में अपकमिंग बोर्ड में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, टीआरएनए से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेनेटिक कोड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई होप आपके माइंड में एक मैप बन गया होगा पूरे चैप्टर का। नाउ वी विल टॉक अबाउट how the questions will be actually asked. अगर मैं सबसे पहले बात करूं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन से आपके अपकमिंग बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप आ सकता है। अगर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन से आपके अपकमिंग बोर्ड में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया, तो उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की हेडिंग कैसी होगी? इट विल बी लाइक डीएनए replication is semi-conservative. DNA replication is semi-conservative. Full stop. Explain with the help of Meselson-Stahl एक्सपेरिमेंट। अगर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन से हमारे अपकमिंग जे के बोर्ड में इंशाल्लाह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, तो उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की हेडिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए। किस तरह से? DNA replication is semi-conservative. Explain with the help of Meselson-Stahl experiment. इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर को इवेल्युएट करना है तो ये इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पहला पार्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो पहले पार्ट के 1 मार्क्स होंगे मैक्सिमम। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मेसेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट, अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इस पार्ट के 4 नंबर मिलेंगे आपको। मानिए अगर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन से क्वेश्चन की हेडिंग कुछ इस तरह से होगी आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को 2
पार्ट्स पे या दो बेसिस पे आपका एग्जामिनर इवेलुएट करेगा, करेगी या करेगी। पहले वाले पार्ट का मैक्सिमम वेटेज होगा 1 और दूसरे वाले पार्ट का मैक्सिमम वेटेज होगा 4, माने कुल मिला के इस क्वेश्चन के 5 नंबर होंगे। अब अगर आप पहले वाले पार्ट पे 5 पेज लिखेंगे, दूसरे वाले पार्ट पे 1 पेज लिखेंगे, पहले वाले पार्ट पे आप 1000 पेज लिखिए, एक ही नंबर मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम वेटेज एक ही है। और दूसरे वाले पार्ट पे अगर आप 2 लाइन्स लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इसकी ज्यादा वेटेज है। इसलिए क्वेश्चन के जब पार्ट्स होते हैं तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है कि किस वाले पार्ट की वेटेज ज्यादा होगी और किस वाले पार्ट की वेटेज कम होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अपने आंसर शीट में स्टार्ट कैसे करेंगे लिखना। वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वी विल स्टार्ट विद व्हाट? द डेफिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कीपिंग इन माइंड कि पहले वाले पार्ट का सिर्फ आपको 1 नंबर मिल सकता है मैक्सिमम, इसलिए यहां पे ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है पहले वाले पार्ट में। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस in which a cell copies its own DNA. DNA replication is a process in which a cell copies its what? Own DNA. माने इस DNA replication में क्या होगा? जो पेरेंटल DNA होगा या जो ओल्ड DNA होगा, उससे जब आप लोग नया DNA बनाएंगे या नेसेंट DNA बनाएंगे या न्यू डीएनए बनाएंगे, उस प्रोसेस को कहा जाएगा क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहां पे रुक जाना है। ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कहां होती है, यूकैरियोट्स में कहां होती है? इस डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोकैरियोट्स में साइट क्या है, यूकैरियोट्स में साइट क्या है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप यहां क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे आप स्ट्रिक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कहां होगी, यूकैरियोट्स में कहां होगी, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में इसकी साइट कहां होगी, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप यहां डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने डीएनए रेप्लिकेशन को डिफाइन किया, उसके बाद आप लोग आ जाएंगे डायरेक्टली किस पे? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन पे। माने अब आप एक्चुअल में अपना आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को समझाने के लिए आप अपने आंसर शीट पे टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं या आप ड्राइंग भी यूज कर सकते हैं। आप ड्राइंग यूज करेंगे तो मेरा यूजुअल डायलॉग, एक तो आपका टेक्स्ट लिखने का टाइम बचेगा, प्लस एग्जामिनर आपकी ड्राइंग्स को सीरियसली लेगा या लेगी। तो अगर इस सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का आपको बेसिक आइडिया या बेसिक इंट्रोडक्शन देना है तो आपको सबसे पहले अपने आंसर शीट पे क्या दिखाना होगा? सर हमें अपने आंसर शीट पे सबसे पहले दिखाना होगा पेरेंटल डीएनए। क्या दिखाना होगा गुबुर? पेरेंटल डीएनए। बिल्कुल आपको पता होगा वाटसन क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। This parental DNA which I have shown double stranded on the board, जब इस पेरेंटल डीएनए के रेप्लिकेशन का टाइम आता है, पेरेंटल डीएनए के जब किसका टाइम आता है? रेप्लिकेशन का टाइम, तो एज पर वाटसन एंड क्रिक ये जो पेरेंटल डीएनए है, ये 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब यहां पे आपको बिल्कुल भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते हैं। उसके लिए अलग कंसेप्ट चलता है, हेलिकेस एंजाइम आएगा और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। लेकिन हेलिकेस एंजाइम और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज इज नॉट द डिमांड ऑफ योर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि दिस ORCC सीरीज इज जस्ट बोर्ड ओरिएंटेड, वो नीट के लिए अलग से पढ़ाया जाता है। तो आप सिंपल एंड स्ट्रेट रखेंगे अपने आंसर को। पेरेंटल डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे अपनी दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग दैट हेलिकेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, वी विल गेट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमारे पास कितने सिंगल स्ट्रैंड्स आएंगे? 2 सिंगल स्ट्रैंड्स। इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को आप लोग क्या कहेंगे? टेम्पलेट डीएनए। राइट साइड वाले स्ट्रैंड को भी आप क्या कहेंगे? टेम्पलेट
डीएनए। जैसे ही दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ गए, जब भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आएगा तो जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कहेंगे। अब बोथ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स दे सिंथेसाइज देयर ओन पर्सनल न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स ओवर देम। ये जो येलो कलर के डीएनए स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नेसेंट और दीज आर डॉटर और दीज आर न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। माने रेप्लिकेशन के टाइम पे दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए, कैसे सेपरेट हुए, क्यों हुए, वो एडिशनल कंसेप्ट है। जैसे ही दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुए, हमारे पास दो टेम्पलेट डीएनए आ गए। इन दोनों टेम्पलेट डीएनए में अलग अलग आप लोग अपने नेसेंट डॉटर या न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स करेंगे, क्या, सिंथेसाइज। अब रेप्लिकेशन के बाद देखिए फिर से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया, यस और नो। रेप्लिकेशन के पहले देखिए डीएनए वाज डबल स्ट्रैंडेड, यस और नो। रेप्लिकेशन के बाद डीएनए फिर से डबल स्ट्रैंडेड हो गया, लेकिन रेप्लिकेशन के पहले वाले डीएनए में और रेप्लिकेशन के बाद वाले डीएनए में कुछ डिफरेंस है। अगर आप रेप्लिकेशन का पहला वाला पार्ट देखेंगे, माने बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो दो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ये वाइट हैं, व्हाइट कलर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। लेकिन रेप्लिकेशन के बाद जब आप इन दो डीएनए स्ट्रैंड्स को देखेंगे, इनमें 50% डीएनए इज पेरेंटल, माने व्हाइट वाला, अगर आप देख पा रहे हैं बोर्ड की तरफ, 50% डीएनए इज पेरेंटल और जो रेस्ट 50% है दैट इज नेसेंट, दैट इज न्यू, दैट इज डॉटर डीएनए। माने रेप्लिकेशन के बाद जो आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखेगा उसमें 50% पेरेंटल डीएनए आपको दिखेगा और 50% यू विल गेट न्यू डीएनए। दिस mode of replication where after DNA replication 50% parental DNA is conserved and 50% DNA is what? New. This type of DNA replication we call as semi conservative DNA replication. We call it as what? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। माने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में सीन क्या है सर? रेप्लिकेशन के पहले वी विल गेट 100% पेरेंटल डीएनए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेकिन रेप्लिकेशन के बाद जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम लोग देखेंगे उसमें 50% पेरेंटल डीएनए कंजर्व हुआ होगा और 50% नया बना होगा। इसीलिए उस डीएनए रेप्लिकेशन को क्या कहते? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में मेन वेटेज उन्होंने पार्ट सेकंड को दी होगी। एक्सप्लेन दिस सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ मेसलसन स्टाल एक्सपेरिमेंट। माने इस वाले पार्ट की ज्यादा वेटेज होगी, तो आप लोग डायरेक्टली शुरू करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड, दैट इज मेसलसन स्टाल experiment. You will directly start with what? Meselson-Stahl experiment. ये जो Meselson-Stahl experiment है, which explains DNA replication is semi-conservative. It was performed by 2 scientists. मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूं, अगर आपको मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम स्कोर चाहिए अपकमिंग बोर्ड पे, तो जिस पैटर्न पे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं आप अपने आंसर शीट में वैसे ही इसको फ्रेम करेंगे। मेसलसन-स्टाल एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय 2 साइंटिस्ट्स, नेमली मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन Stahl, S-T-A-H-L, 1958. Meselson-Stahl experiment regarding semi-conservative DNA replication was first performed by Matthew Meselson, Franklin Stahl. Date याद रखेंगे, date आपकी टेक्स्ट बुक पे मेंशन है 1958. For this experiment, the duo used an important research material. That important research material was E. coli. E. coli आप लोग समझते होंगे प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट आप लोग समझते होंगे बैक्टीरिया। मेसलसन एंड स्टाल ने अपने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किया? प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? प्रोकैरियोट। कौन सा वाला प्रोकैरियोट? बैक्टीरिया। कौन सा वाला बैक्टीरिया? ई कोलाई। प्लस दे ऑल्सो यूज्ड
an important research technique. इस एक्सपेरिमेंट के लिए they used an important research technique. That important research technique we call as CSCL DGC. CSCL माने सीजियम क्लोराइड, DGC माने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। माने अगर मैं यहां पे ये येलो कलर का आपको दिखाऊं एक स्ट्रक्चर, इस येलो कलर के स्ट्रक्चर को आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूज। अगर ये सेंट्रीफ्यूज CSCL लोडेड है तो इस सेंट्रीफ्यूज में जब आप किसी मॉलिक्यूल की सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो उन मॉलिक्यूल्स की जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो होगी उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। मैं एक बार फिर से कहूंगा, ये जो रिसर्च टेक्निक मेसेल्सन एंड स्टाल ने यूज करी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को समझाने के लिए, इसका क्रक्स क्या है? जरा बताइए क्रक्स क्या है इसका। इसमें उन्होंने जो रिसर्च टेक्निक यूज करी दैट वाज CSCL मीडिएटेड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब आप सेंट्रीफ्यूज में CSCL लोड करेंगे तो ये CSCL इस सेंट्रीफ्यूज में मॉलिक्यूल्स को अपनी डेंसिटी के हिसाब से क्या करेगा? सेपरेट करेगा। Finally, Meselson and Stahl, for their experimentation, used isotopes of nitrogen. They used what? Isotopes of nitrogen. Two types of isotopes were used. One, NH4Cl15, दूसरा NH4Cl14. NH4Cl means heavy isotope of nitrogen. NH4Cl14 means light isotope of nitrogen. माने Meselson and Stahl for explaining semi-conservative DNA replication in prokaryotes, they use two types of nitrogen isotopes. Heavy isotopes of nitrogen, light isotopes of nitrogen. अब ये नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को यूज क्यों किया गया? क्योंकि ये इकोलाई के डीएनए के नाइट्रोजन बेस को लेबल करेगा। वो इंफॉर्मेशन आप यहां इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट हैज अ सेपरेट सिग्निफिकेंस इन नीट। फिलहाल आप लोग साइंटिस्ट के नाम बताएंगे, रिसर्च मटेरियल कौन सा यूज किया, रिसर्च टेक्निक कौन सी यूज करी, और आइसोटोप्स नाइट्रोजन के दो टाइप, हैवी एंड लाइट। लेट्स कम टुवर्ड्स द प्रोसीजर पार्ट। इस क्वेश्चन के प्रोसीजर वाले पार्ट पे आते हैं। प्रोसीजर वाले पार्ट को अगेन आप लोग या तो टेक्स्ट के बेस पे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, या अगर आप प्रोसीजर में ड्राइंग्स यूज करेंगे आपका टेक्स्ट वाला पार्ट बच जाएगा। ड्राइंग से एक तो आप जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन खत्म करेंगे, प्लस यू विल फेच मैक्सिमम मार्क्स इन योर अपकमिंग जेके बोर्ड। प्रोसीजर में सबसे पहले मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया? दे सिलेक्टेड ई कोलाई सेल्स। For your better understanding, let us suppose Meselson and Stahl, they selected green color E. coli cells. In green color E. coli cells को एक मीडियम में कल्चर किया गया। कौन सा मीडियम सर? न्यूट्रेंट मीडियम। जिस न्यूट्रेंट मीडियम में इन ग्रीन कलर E. coli cells को कल्चर किया गया, that medium was having heavy isotopes of nitrogen. Heavy isotope of nitrogen माने N15। जब आपने इन E. coli cells को कहां किया कल्चर? एक ऐसे कल्चर मीडियम में जहां पे आपने लोड करके रखे थे क्या? heavy isotopes of nitrogen। तो आफ्टर सम टाइम माने 20 मिनट्स, आगे मैं बताऊंगा सम टाइम का मतलब 20 मिनट्स क्यों है। आफ्टर सम टाइम what they did, these E. coli cells which were cultured in N15, that is heavy isotope of nitrogen wala medium, these E. coli cells were subjected to DGC। DGC माने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, माने इन E. coli सेल्स को सेंट्रीफ्यूज में डाला गया। जैसे ही इन ग्रीन कलर सेल्स को सेंट्रीफ्यूज में डाला गया तो क्या देखा गया? इस सेंट्रीफ्यूज के बॉटम पे एक बैंड दिखाई दिया और इस बैंड को लेबल किया गया हैवी बैंड। इस बैंड को क्या लेबल किया गया? हैवी बैंड।
अगर मैं इसको इजी करूं, ये जो ग्रीन कलर के इकोलाई सेल्स आपको दिख रहे हैं, जब आप उनको एक ऐसे कल्चर मीडियम में कल्चर करेंगे जिसमें आपने ऑलरेडी लोड करके रखे हैं हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, इन इकोलाई सेल्स को मीडियम से निकाल के सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे। सेंट्रीफ्यूज में आपने डाल दिया तो आपने क्या देखा, सारे के सारे इकोलाई सेल्स कहां सेटल डाउन हुए, इस सेंट्रीफ्यूज के बॉटम पे। इसलिए उनको क्या दिखा, हैवी बैंड दिखा। किसका, इकोलाई सेल्स का। इस हैवी बैंड से जब इकोलाई सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया तो क्या देखा गया, उनका जो डीएनए है दैट वाज लेबल्ड विद N15। जब इकोलाई सेल्स को इस सेंट्रीफ्यूज से एक्सट्रैक्ट किया गया तो उनका डीएनए वाज फाउंड टू बी लेबल्ड विथ व्हाट, शाबाश, N15। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जिस मीडियम में हमने इकोलाई सेल्स को लोड किया था, कल्चर किया था, वहां पे कौन से आइसोटोप थे नाइट्रोजन के, लाइट या हैवी, हैवी आइसोटोप। तो इसीलिए ये जो नाइट्रोजन है N15, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ये इकोलाई सेल्स के डीएनए को लेबल करेगा। माने इन इकोलाई सेल्स का डीएनए कुछ ऐसा होगा। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा, यस, एज पर वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए विल बी डबल स्ट्रैंडेड। तो इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर क्या लिखा होगा, 15-15। This heavy nitrogen containing DNA of E. coli cells, it was called as heavy DNA. It was called as what? हैवी डीएनए। मेसल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट में जिन इकोलाई सेल्स के डीएनए को हैवी लेबल किया गया, इन इकोलाई सेल्स को कहा गया पेरेंटल इकोलाई सेल्स। माने मेसल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट में कौन से वाले इकोलाई सेल्स को पेरेंटल इकोलाई सेल्स कहा गया, जिनका डीएनए वाज लेबल्ड विथ व्हाट, N15। तो याद ये रखना है प्रोसीजर में, जो हमारे पास मेसल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट में पेरेंटल इकोलाई सेल्स आएंगे, उनका डीएनए कैसा होगा, हैवी लाइट के हाइब्रिड। सर ये हैवी होगा। इन पेरेंटल इकोलाई सेल्स को, किन पेरेंटल इकोलाई सेल्स को, हुज डीएनए इज लेबल्ड विथ व्हाट, N15, हुज डीएनए इज हैवी, हुज डीएनए इज व्हाट, हैवी। दीज इकोलाई सेल्स, parental E. coli cells, I mean to say, those E. coli cells whose DNA is heavy, they were cultured in a medium again. उनको मीडियम में कल्चर किया गया, लेकिन जिस मीडियम में कल्चर किया गया, दैट मीडियम वाज फाउंड टू हैव लाइट आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, N14। जब आप पेरेंटल इकोलाई सेल्स को, एक बार फिर से, पेरेंटल इकोलाई सेल्स माने दोज इकोलाई सेल्स हुज डीएनए इज हैवी, जिनके दोनों स्ट्रैंड्स पे N15 होगा। जब इन N15 वाले इकोलाई सेल्स को कहां कल्चर किया गया, एक ऐसे कल्चर मीडियम में जहां पे लाइट आइसोटोप नाइट्रोजन का रखा गया, तो उसके बाद these E. coli cells were subjected to DGC, density gradient centrifugation। माने इन पेरेंटल E. coli cells को एक सेंट्रीफ्यूज में डाला गया। जब E. coli cells को, पेरेंटल E. coli cells को सेंट्रीफ्यूज में डाला गया तो क्या देखा, यहां पे मेसल्सन एंड स्टाल को एक इंटरमीडिएट बैंड मिला। कहने का मतलब यह है, जब आप पेरेंटल इकोलाई सेल्स को सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो सेंट्रीफ्यूज में ये पेरेंटल इकोलाई सेल्स सेंट्रीफ्यूज के बिल्कुल मिडल में होंगे सेटल डाउन। जब इस इंटरमीडिएट बैंड से किसने, मेसल्सन एंड स्टाल ने इकोलाई सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया तो क्या देखा गया, कुछ इकोलाई सेल्स का डीएनए, इकोलाई सेल्स का डीएनए, इट वॉज फाउंड टू बी हाइब्रिड इन नेचर। उनमें कौन सा डीएनए देखा गया, हाइब्रिड डीएनए देखा गया। अब इस हाइब्रिड डीएनए को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत मैं आपका अटेंशन बोर्ड की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। हमने क्या किया, जब हमने नॉर्मल इकोलाई सेल्स को मीडियम में डाला, मीडियम में हैवी आइसोटोप्स थे नाइट्रोजन के, जो पेरेंटल इकोलाई सेल्स हमारे सामने आए तो उन पेरेंटल इकोलाई सेल्स का डीएनए वाज फाउंड टू बी हैवी। जब इन हैवी डीएनए कंटेनिंग पेरेंटल इकोलाई सेल्स को फिर से एक कल्चर मीडियम में डाला गया, लेकिन कल्चर मीडियम में इस टाइम पे हमने कौन से आइसोटोप्स रखे थे नाइट्रोजन के, शाबाश, लाइट आइसोटोप। तो क्या देखा हमने, एक इंटरमीडिएट बैंड बना। जब इंटरमीडिएट बैंड से इकोलाई सेल्स को रिमूव किया गया तो उनका डीएनए हैवी नहीं दिखाया गया, क्या दिखाया गया, हाइब्रिड। ये हाइब्रिड डीएनए माने ऐसे, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया गोबर, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है,
इसमें 50% पेरेंटल होगा और 50% नया होगा। पेरेंटल डीएनए माने वो वाला डीएनए विच इज लेबल्ड विथ N15 N15, और जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो 50% पेरेंटल डीएनए तो होगा ही होगा, 50% क्या होगा जरा बताइए? न्यू। ये व्हाइट वाले लाइंस मैं नेसेंट या न्यू डीएनए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये जो नया डीएनए देखा गया, नया डीएनए, इस नए डीएनए पे 14 देखा गया। तो व्हाट इज हाइब्रिड डीएनए? सर हाइब्रिड डीएनए में क्या होगा, एक डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर हैवी आइसोटोप होगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, और एक डीएनए स्ट्रैंड पे क्या होगा, लाइट आइसोटोप होगा नाइट्रोजन का। माने आपने जिस मीडियम में पेरेंटल इकोलाई सेल्स को कल्चर किया N14 वाले मीडियम में, जब उन इकोलाई सेल्स से नए इकोलाई सेल्स बने तो उन नए इकोलाई सेल्स में आपने क्या देखा, हाइब्रिड डीएनए। ये जो नए इकोलाई सेल्स बने हैं जिनमें कौन सा डीएनए आपको दिख रहा है, हाइब्रिड डीएनए। इन इकोलाई सेल्स को आप लेबल करेंगे फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स। और अगर पेरेंटल जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स आपको चाहिए तो आपको अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे 20 मिनट्स। अगर पेरेंटल इकोलाई सेल से आपको फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल चाहिए तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कितने मिनट्स लगेंगे, 20 मिनट्स। सर 20 मिनट्स माने जनरेशन टाइम। इकोलाई का जनरेशन टाइम कितना है, 20 मिनट्स। माने इकोलाई डिवाइड्स एवरी 20 मिनट्स। इन 20 मिनट्स में से 18 मिनट्स इकोलाई को लगते हैं रेप्लिकेशन में, 2 मिनट लगते हैं एक्चुअल डिवीजन में, दैट इज बाइनरी फिशन। तो 20 मिनट्स के बाद ये जो फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स आए हैं, कौन से सेल्स, दीज फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स, they were continued in the same culture medium. Sir, they were continued in the same culture medium माने they were continued in the culture medium जहां पे कौन से आइसोटोप थे नाइट्रोजन के, हैवी के लाइट। पहले हमने नॉर्मल इकोलाई सेल्स को हैवी मीडियम में रखा, पेरेंटल इकोलाई सेल्स का डीएनए वाज फाउंड टू बी हैवी। पेरेंटल इकोलाई सेल्स को 20 मिनट्स के लिए हमने लाइट मीडियम में रखा। फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स का डीएनए वाज फाउंड टू बी हाइब्रिड। अब फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स को इसी मीडियम में रखेंगे, N14 मीडियम में। कब तक, फॉर अनदर 20 मिनट्स। 20 + 20 = 40 मिनट्स। जब आप 20 मिनट्स के लिए फिर से फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स को इसी मीडियम में रखेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे, वही नॉर्मल बकवास। आप फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स को DGC कराएंगे, माने फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स विल बी सब्जेक्टेड टू डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब मेसलसन स्टाल ने फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स को 20 मिनट्स तक फिर से N14 मीडियम में रखा तो इस सेंट्रीफ्यूज में मेसलसन एंड स्टाल को एक तो ये इंटरमीडिएट बैंड मिला, इंटरमीडिएट बैंड। कोई बता सकता इंटरमीडिएट बैंड में जो इकोलाई सेल्स होंगे उनका डीएनए कैसा होगा? कोई बता सकता, या बता सकती, या बता सकती। और इसी सेंट्रीफ्यूज में मेसलसन एंड स्टाल ने एक लाइट बैंड देखा। कोई बता सकता, या बता सकती लाइट बैंड में जो इकोलाई सेल्स मिले होंगे मेसलसन एंड स्टाल को, उनका डीएनए कैसा रहा होगा? आप पिछले वाले प्रोसीजर से हिंट लेके इस बात का जवाब दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं, आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू नाउअडेज फॉर अपकमिंग बोर्ड्स, इसलिए मैं ही जवाब देता हूं। अगर आप पीछे चलेंगे, जब भी सेंट्रीफ्यूज में इंटरमीडिएट बैंड आया है तो इकोलाई सेल्स का जो डीएनए है वो हाइब्रिड हुआ है। जब भी इसी सेंट्रीफ्यूज में हैवी बैंड आया है तो इकोलाई सेल्स का डीएनए इज 15-15 हैवी, लेकिन यहां पे एक लाइट बैंड भी हुआ है। क्यों? मीडियम लाइट है। अब ये जो इकोलाई सेल्स जिनमें इंटरमीडिएट बैंड आया होगा, उनमें कौन सा डीएनए देखेंगे आप? हाइब्रिड डीएनए।
और जिन इकोलाई सेल्स को आप ऊपर देखेंगे सेंट्रीफ्यूज के टॉप पे जहां पे लाइट बैंड दिखाई देगा, उन इकोलाई सेल्स में कौन सा डीएनए होगा? लाइट डीएनए होगा। कहने का मतलब है व्हेन फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स वर कंटिन्यूड इन दिस लाइट मीडियम फॉर अनदर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स माने जनरेशन टाइम ऑफ इकोलाई, तो जो नए इकोलाई सेल्स बनेंगे उनमें हाइब्रिड डीएनए भी होगा और शाबाश लाइट डीएनए भी होगा। ओके, ऑलरेडी यू नो ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, ऑलरेडी यू नो ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, ऑलरेडी यू नो ये फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स का स्ट्रैंड है, ऑलरेडी यू नो ये फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स का डीएनए स्ट्रैंड है। मुझे पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड पे क्या लिखना है? 15 15। मुझे फर्स्ट जनरेशन इकोलाई सेल्स के डीएनए पे क्या लिखना है? 14 14। अब जरा आप मुझे बताइए ये जो इकोलाई सेल्स किस बैंड में आएंगे? इंटरमीडिएट बैंड में। इनके लिए नया डीएनए दिखाएंगे आप। क्यों? क्योंकि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन का टाइम आता है पेरेंटल डीएनए के दो डीएनए स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और उसकी वजह से दो नेसेंट स्ट्रैंड बनते हैं। यह बनेगा नया डीएनए यहां पे लाइक दिस। अब इन येलो कलर वाले नेसेंट डीएनए स्ट्रैंड्स पे मुझे क्या लिखना है? सर मीडियम लाइट है तो लाइट लिखिए। ये जो यहां पे इकोलाई सेल्स आप देख रहे हैं इनको आप कहेंगे सेकेंड जनरेशन इकोलाई सेल्स। यू विल कॉल देम एज व्हाट? सेकेंड जनरेशन इकोलाई सेल्स। माने मेसेल्सन स्टाल ने जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट कराया उसमें उन्होंने इकोलाई के साथ कितने जनरेशन तक काम किया? सेकेंड जनरेशन तक काम किया। सेकेंड जनरेशन तक काम करते करते कितने मिनट लगे उनको? 40 मिनट। क्यों 40 मिनट? क्योंकि इकोलाई का जनरेशन टाइम कितना है? 20 मिनट्स है सर। और कितना है? अब अगर आप इस सेकेंड जनरेशन इकोलाई सेल्स के डीएनए को देखेंगे ये हाइब्रिड भी होना चाहिए, हाइब्रिड हाइब्रिड। ये लाइट भी होना चाहिए, लाइट लाइट। मॉरल ऑफ द स्टोरी वही है, व्हेन पेरेंटल डीएनए रेप्लिकेट्स द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हैज 50% पेरेंटल डीएनए एंड 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। और यहां पे आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे क्लोज अप। अब चूंकि क्वेश्चन की हेडिंग क्या है गुबर? Explain semi-conservative DNA replication with the help of Meselson-Stahl experiment. Meselson-Stahl ने semi-conservative DNA replication किन में एक्सप्लेन किया था? प्रोकैरियोट्स में। क्योंकि इस क्वेश्चन में यूकैरियोट्स का कोई मेंशन नहीं है तो आप यहां पे यूकैरियोट्स का semi-conservative DNA replication स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में टेलर ने बाद में प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑल्सो सेमी-कंजर्वेटिव। ही यूज्ड विशा फैबा बीन वाले प्लांट, उसमें उन्होंने ट्राइटिएटेड थाइमिडीन के आइसोटोप्स यूज किए थे और उन ट्राइटिएटेड थाइमिडीन के आइसोटोप से प्रूव किया था डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में भी सेमी कंजर्वेटिव है। लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए स्टिक रहना पड़ेगा क्वेश्चन की हेडिंग पे। क्वेश्चन में सिर्फ मेसेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट पूछा गया है, इसीलिए आप बिल्कुल उसी चीज को लेके आगे चलेंगे। अब इस प्रोसीजर को लेके हम लोग कैलकुलेशंस भी कराते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस फ्रॉम मेसेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट दे आर पार्ट ऑफ नीट, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर जेके बोर्ड। तो अगर मेसेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आता है इस लैंग्वेज में आप उसको ऐसे टैकल कर सकते हैं। कैसे? पहले डीएनए रेप्लिकेशन की थोड़ी बहुत हेडिंग बताएंगे, उसके बाद थोड़ा आइडिया देंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में जब पेरेंटल डीएनए रेप्लिकेट करता है तो दोनों स्ट्रैंड्स पेरेंट्स के सेपरेट होते हैं, फिर हर एक पेरेंटल स्ट्रैंड पे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एक नेसेंट डॉटर या न्यू डीएनए बनता है। तो जो रेप्लिकेशन के बाद डीएनए दिखता है डबल स्ट्रैंडेड, उसमें 50% पेरेंटल होता है, 50% नेसेंट होता है। इसी को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दैट कैन बी आस्क्ड in long answer type from this molecular genetics. Its heading be like, what is transcription? What is transcription? And how it is different from DNA replication. मैंने चैप्टर के आउटलाइन में बताया था ट्रांसक्रिप्शन से
क्वेश्चन आ सकता है आपके अपकमिंग जेके बोर्ड में। तो यूजुअली प्रोबेबिलिटी ये है कि ट्रांसक्रिप्शन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन से आता है तो उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन। इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन। आपका एग्जामिनर इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को इवेल्युएट करेगा 4+1 पैटर्न पे। माने व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन के वो 4 मैक्सिमम नंबर रखेगा और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन उसका मैक्सिमम नंबर 1 रखेगा। माने अगर इस क्वेश्चन के 5 नंबर है, 5 मार्क्स क्वेश्चन अगर है, तो वो 5 मार्क्स एग्जामिनर देगा किस हिसाब से, ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट को 4 मार्क्स मैक्सिमम और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन उसको 1 नंबर। तो इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, आप शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन से। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन of DNA is copied into RNA। यह डेफिनेशन रहेगी किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। अब यहां पे आप लोग बिल्कुल रुक जाएंगे। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कहां होता है, यूकैरियोट्स में कहां होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कब होता है, यूकैरियोट्स में कब होता है। ये इंफॉर्मेशन आप लोग इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बोर्ड ओरिएंटेड नॉट नीट ओरिएंटेड। तो डेफिनेशन के बाद आप लोग सीधे कहां आएंगे, इस ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में यू पीपल विल मेंशन 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स। ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म पे यू पीपल विल फोकस ऑन व्हाट, 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स। उन 3 स्टेप्स को अगेन माई यूजुअल डायलॉग, गुबर प्लीज पे अटेंशन। ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म के 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स को दिखाने के लिए या तो आप टेक्स्ट में लिखेंगे, उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, या आप ड्राइंग करेंगे सीधे। अगेन माई सेम डायलॉग, ड्राइंग से आपका टाइम बच जाएगा और आपका क्वेश्चन भी आंसर भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो इन 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स को हम लोग शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। वी विल सपोज दिस थिंग ओवर हियर। We will suppose this thing over here as parental DNA। बिल्कुल आप लोगों को पता, वाटसन क्रिक मॉडल में बायोमोलिक्यूल्स वाले यूनिट में क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, द 2 DNA strands are anti-parallel। One runs in 3-OH 5-P और दूसरे DNA स्ट्रैंड की पोलैरिटी अपोजिट होती है, 5-P 3-OH। ये यहां पे आप लोग क्या दिखाएंगे, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स में जिस डीएनए स्ट्रैंड का पोलैरिटी क्या है, 3-OH 5-P, उसको आप लेबल करेंगे एज टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। और जिस डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5-P 3-OH है, उसको आप लेबल करेंगे एज कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड। मैं क्या कह रहा हूं, हम इस ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को दिखाने के लिए सीधे अपने आंसर शीट पे लिख सकते हैं, या अगर हम ये पैटर्न यूज करेंगे, ड्राइंग पैटर्न, एक तो हमारा लिखने का टाइम बच जाएगा, दूसरा हमारा आंसर अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो आप पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाएंगे, उसमें से एक को टेम्पलेट स्ट्रैंड करेंगे टैग, दूसरे को कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड टैग करेंगे। जैसे ही आपने ये किया, उसके बाद आप लोग एरो ऐसे दिखाएंगे और पहले स्टेप को मेंशन करेंगे, इनिशिएशन। पहले स्टेप को आप टैग करेंगे एज व्हाट, इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में आपको क्या काम करना है, इस ऊपर वाली ड्राइंग को थोड़ा सा खोल देना है, लाइक दिस। दिस इज 3-OH, कुछ ऐसा खोलना है इसको।
दिस इज 3-OH 5-P, माने टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। और दूसरी स्ट्रैंड आपको क्या दिखानी है, जरा बताइए? कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड। कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड, यू ऑलरेडी नो इट इज 5-P 3-OH, 5-P 3-OH। इज दैट ओके? अब इनिशिएशन में आप लोग क्या काम करेंगे? आप लोग ये ग्रीन कलर का गोला दिखाएंगे। इस ग्रीन कलर के गोले को आप लोग लेबल करेंगे डीएनए पॉलीमरेज। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इस ग्रीन कलर के गोले को आप लोग लेबल करेंगे एज आरएनए पॉलीमरेज। इनिशिएशन में आप कौन सा एंजाइम करेंगे मेंशन? आरएनए पॉलीमरेज। अब यहां पे रुक जाना है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। लेकिन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे आप इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये किसमें करेगा हेल्प? इनिशिएशन में। कैसे? ये सबसे पहले बाइंड होगा प्रमोटर रीजन या प्रमोटर जीन के साथ। जैसे ही कौन? आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा? बाइंड किसके साथ? प्रमोटर जीन या प्रमोटर रीजन के साथ। उसके बाद यही आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा? ये इस ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन कराएगा। ये इसकी क्या कराएगा? इनिशिएशन। अब आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर जीन के साथ कैसे बाइंड होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन में हेल्प कैसे करता है, उसके लिए आप लोगों को डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज का। इसके 2 वर्जन्स हैं, कोर एंजाइम, हॉलो एंजाइम। कोर एंजाइम 2-अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा एंड हॉलो एंजाइम 2-अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा सिग्मा रो फैक्टर ऑल्सो। लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर यहां पे डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यहां पे वो नहीं है। इसलिए आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देके अपने क्वेश्चन को अननेसेसरी लॉन्ग नहीं बनाएंगे। आप आरएनए पॉलीमरेज दिखाएंगे, ये प्रमोटर जीन के साथ बाइंड होगा, इनिशिएशन होगी। जैसे ही इनिशिएशन होगी उसके बाद इस इनिशिएशन वाली ड्राइंग को हम लोग ले जाएंगे आगे। हम लोग दिखाएंगे कौन सा वाला स्टेप? इलॉन्गेशन वाला स्टेप। हम लोग कौन सा वाला स्टेप दिखाएंगे? स्टेप नंबर 2, इलॉन्गेशन वाला स्टेप। इस इलॉन्गेशन वाले स्टेप में क्या होगा? यहां पे ध्यान देंगे सब लोग। इलॉन्गेशन वाले स्टेप में आप लोग ड्राइंग कुछ इस तरह से दिखाएंगे, कुछ इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूं। दिस इज 3-OH 5-P। 3-OH 5-P माने कौन सा वाला डीएनए स्ट्रैंड? टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। एंड दिस इज 5-P 3-OH। This is 5-P 3-OH। 5-P 3-OH माने कौन सा डीएनए स्ट्रैंड? कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड। अब आप लोग इस एंजाइम को, आरएनए पॉलीमरेज को यहां दिखाएंगे और इसके साथ आप लोग एक पिंक कलर की छोटी छोटी लाइन दिखाएंगे। इज दैट ओके? इलॉन्गेशन में क्या होगा? बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है जो पहले प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड हुआ था या प्रमोटर जीन के साथ बाइंड हुआ था, उसके बाद इसने इनिशिएशन करी थी। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इलॉन्गेशन वाले केस में क्या करेगा? ये करेगा कॉपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से ये आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा? सर ये इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करते करते जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आगे बढ़ता चला जाएगा तो एक टाइम आएगा जब ये कॉपी मैकेनिज्म रुक जाएगा और उस टाइम पे हम करेंगे टर्म यूज टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन वाली ड्राइंग को आप लोग वैसे दिखाएंगे जैसे मैं दिखा रहा हूं, लाइक दिस। टर्मिनेशन वाली ड्राइंग को आप लोग ऐसे दिखाएंगे, दिस इज टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड 3-OH 5-P एंड वन मोर डीएनए स्ट्रैंड। कौन सा होता है यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन की बात होगी सर, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड होता है। दिस इज कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड 5-P 3-OH। तो एलोंगेशन में क्या हुआ सर, एलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज ने इस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के इंफॉर्मेशन को कॉपी किया और कॉपी करते 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 जब ये कॉपी मैकेनिज्म को रोकने की बात आई तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी करके कुछ ऐसा बनाएगा। और ये जो मैंने ऐसा दिखाया है यहां पे पिंक कलर का या पर्पल कलर का, इसको आप एमआरएनए कहिए या प्री एमआरएनए कहिए, वट एवर यू लाइक। माने टर्मिनेशन के बाद आपको क्या दिखेगा, टेम्पलेट डीएनए से या तो एमआरएनए बना है या प्री एमआरएनए। दैट इज अ प्रोसेस इन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। ये आरएनए या तो एमआरएनए होगा या फिर प्री एमआरएनए। एमआरएनए किन में होगा, प्रोकैरियोट्स में, और प्री एमआरएनए किन में होगा, यूकैरियोट्स में। सर अब ये जो टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, ये यूज कैसे होता है, जब भी टर्मिनेशन का टाइम आएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर बाइंड होता है, जिसकी वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर टेम्पलेट से सेपरेट हो जाते हैं और एमआरएनए या प्री एमआरएनए भी इस पेरेंटल डीएनए से गिर जाता है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन आप यहां इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आपको नीट में जरूरत लगेगी। प्लस सॉरी, प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए बनेगा, यूकैरियोट्स में प्री एमआरएनए बनेगा। सर इसका रीजन क्या है, प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस, इसलिए वहां पे डायरेक्टली एमआरएनए बनता है। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज फाउंड, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज डिसकंटिन्यूअस, इसलिए वहां पे डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनेगा। क्या बनेगा, प्री एमआरएनए। उस प्री एमआरएनए को हम लोग न्यूक्लियस में पीटीएम से, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से एमआरएनए बनाएंगे, तब जाके वो न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, उसके बाद ट्रांसलेशन होगी। लेकिन वो इंफॉर्मेशन अगेन नीट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है, बोर्ड ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन के लिए दिस इज मोर देन एनफ। तो इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन, आप डेफिनेशन से शुरू करेंगे, सीधे मैकेनिज्म पे आएंगे। मैकेनिज्म में आप इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन दिखाएंगे। बिल्कुल भी आप लोग बचेंगे आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से, प्रमोटर के साथ कैसे बाइंड होता है, इनिशिएशन कैसे बाइंड होती है सिग्मा फैक्टर से, एलोंगेशन में ये कैसे इंचवर्म मॉडल के थ्रू डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है, और टर्मिनेशन में आप सीधा दिखाएंगे या तो एमआरएनए बन गया या प्री एमआरएनए बन गया। यहां पे आप लोग अननेसेसरली नीट वाली इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, उससे आपका क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा और यहीं पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आई होप यू गॉट इट। वन मोर long answer question from this molecular genetics you people can expect in your upcoming boards, and that is about genetic code। अगर जेनेटिक कोड से आपके अपकमिंग जे के बोर्ड में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की मोर और लेस हेडिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ genetic code, what are the features of genetic code। अगर अपकमिंग बोर्ड में जेनेटिक कोड से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी हेडिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए। जब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे अपने आंसर शीट में, इसको आप शुरू करेंगे डेफिनेशन से। किसकी डेफिनेशन से, जेनेटिक कोड की डेफिनेशन से। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, जेनेटिक कोड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। जेनेटिक कोड इन्वॉल्व्स व्हाट, द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स to form a polymer of
अमाइनो एसिड्स। आप लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे? डेफिनेशन से। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? जेनेटिक कोड इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। हियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स mRNA, क्योंकि mRNA पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी। उसी इंफॉर्मेशन को आप लोग यूज करेंगे क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स मींस अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स होंगे। तो इस क्वेश्चन की डेफिनेशन से शुरुआत करनी है। उसके बाद द क्रेडिट फॉर कॉइनिंग द टर्म genetic code goes to a physicist called as George Gamow। किसने सबसे पहले जेनेटिक कोड वाली टर्म यूज करी थी? जॉर्ज गैमो ने। जॉर्ज गैमो ने इस जेनेटिक कोड वाली टर्म में कोडान या कोड वर्ड को मेंशन किया है। जॉर्ज गैमो ने जेनेटिक कोड में कोडान या कोड वर्ड का मेंशन किया है। और क्या बताया है इस कोडान या कोड वर्ड के बारे में? इट इज अ सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। इट इज अ सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस लाइक AUG which specifies an amino acid, which specifies an amino acid। माने अगर हमारे पास एक कोडान है AUG, ये AUG किस वाले अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए यूज होगा? मिथियोनिन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होगा। वंस मोर, जब भी आप इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे अपने जेके बोर्ड में, तो आप लोग डेफिनेशन से शुरू करेंगे। उसके बाद बताएंगे द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज गैम्बो। एज पर हिम कोडान और कोड वर्ड इज अ सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस लाइक AUG इज अ सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस व्हिच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग एन अमाइनो एसिड लाइक व्हिच अमाइनो एसिड? मिथियोनिन। जैसे आप डेफिनेशन इंट्रोडक्शन पार्ट इस क्वेश्चन का खत्म करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली आ जाएंगे कहां? टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, जो एक्चुअल क्वेश्चन ने पूछा है। पहला फीचर आप मेंशन क्या करेंगे? जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। व्हेन आई से जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, दैट मीन्स a codon or code word is formed by a combination of 3 nucleotide bases. It is formed by a combination of how many nucleotide bases? 3 nucleotide bases. अब यहां पे आप लोग कुछ चीजें इग्नोर करेंगे। सर कौन सी चीज इग्नोर करनी है? जेनेटिक कोड के ट्रिपलेट नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे नायरनबर्ग एंड मैथाई, जैसे हरगोबिंद खुराना, जैसे सिवेरो ओचा। इन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स से फाइनली ये बात प्रूव हुई है कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। लेकिन इस जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कहने के लिए यहां पे आप एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, वो अननेसेसरीली आपके क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा देगा। आप सीधे क्या कहेंगे? कोड ट्रिपलेट का मतलब कोडान इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस। जैसे AUGA कोडान है, जैसे UUCA कोडान है, जैसे UGGA कोडान है, एटसेट्रा। हर एक कोडान में यूजुअली आप 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस देखेंगे। अगेन ये बोर्ड ओरिएंटेड सीरीज है, इसीलिए आप स्टिक करेंगे क्वेश्चन की हेडिंग पे। यहां पे आप नीट रिलेटेड डिटेल ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा, AUG acts as initiation codon. AUG acts as what? Initiation codon and codes for methionine. Codes for what? Methionine. दूसरा फीचर आप क्या मेंशन करेंगे? AUG acts as initiation codon and codes for what? Methionine. इस फीचर को आप थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। लाइक
अगर ये हॉरिजॉन्टल व्हाइट लाइन बोर्ड पे आपको दिख रही है, इट इज एमआरएनए। इस एमआरएनए पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे कोडान लिखे होते हैं। जो पहला कोडान होता है वो होता है कौन? एयूजी। और ये एयूजी कोडान जो है ये किस वाले अमाइनो एसिड को करता है कोड? मिथियोनिन को। तो व्हेन आई से एयूजी एक्ट्स एज इनिशिएशन कोडान एंड कोड्स फॉर मिथियोनिन, कहने का मतलब जो एमआरएनए पे पहला कोड वर्ड लिखा होगा वो एयूजी लिखा होगा, और जब ट्रांसलेशन होगी तो ये एयूजी पॉलीपेप्टाइड चेन में सबसे पहले किस अमाइनो एसिड को एडजस्ट करेगा? मिथियोनिन को एडजस्ट करेगा। थर्ड फीचर, UAA, UAG, UGA, they are called as stop codons. स्टॉप कोडान्स के बदले आप टर्मिनेशन कोडान्स भी लिख सकते हैं। तो व्हेन आई से UAA, UAG, UGA, दे आर कॉल्ड स्टॉप कोडान्स। इसका मतलब यह है अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एमआरएनए है, अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया इस एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। पहला कोड क्या होगा? एयूजी, उसके बाद कोडान नंबर सेकंड, उसके बाद कोडान नंबर थर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी एमआरएनए पे यूएए, यूएजी या यूजीए वाले कोडान भी होते हैं। ये जो एयूजी है ये मिथियोनिन को करेगा क्या? कोड। ये जो कोडान सेकंड है ये अपने अमाइनो एसिड को कोड करेगा, कोडान थर्ड अपने अमाइनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन यूएए किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता। माने जब राइबोसोम इस एमआरएनए के साथ बाइंड होगा, अगर उस राइबोसोम को टक्कर हो गई यूएए के साथ, माने अब कोई अमाइनो एसिड नहीं आएगा टीआरएनए लेके, अब प्रोसेस ट्रांसलेशन का रोकना पड़ेगा। तो व्हेन आई से यूएए, यूएजी, यूजीए, दे एक्ट एज स्टॉप कोडान, माने यूएए किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता, यूएजी किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता, यूजीए किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता। इंस्टेड ये क्या काम करते हैं? ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करते हैं। फीचर नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, द कोड इज कॉमालेस, नॉन पंक्चुएटेड, continuous. Genetic code is commaless, शाबाश, और नॉन पंक्चुएटेड, और इट इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। इफ वी सपोज दिस हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन ऑन द बोर्ड एज एमआरएनए, इस एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं? सर अभी आपने बताया एमआरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ कोडान्स। तो इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे होगी, एयूजी, यूयूयू, यूयूयू, यूयूसी, यूयूसी, यूयूयू, यूयूसी, यूयूयू, यूयूसी, यूयूयू, यूयूसी। तो ये जो आपको बोर्ड पे इंफॉर्मेशन दिख रही है एमआरएनए पे, ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होगी। क्या होगी? कंटिन्यूअस। माने देयर आर नो और देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो गैप बिटवीन कोडान्स, देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो गैप बिटवीन कोडान्स। माने जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एमआरएनए के ऊपर इस इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे ब्रेक के बगैर। दैट इज व्हाई वी से कोड इज कॉमालेस, नॉन पंक्चुएटेड, कंटिन्यूअस। अब यहां पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये कोड कॉमालेस, नॉन पंक्चुएटेड, कंटिन्यूअस क्यों होता है? प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होती है, इसलिए कोडान्स के बीच में गैप्स नहीं होते। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज डिसकंटिन्यूअस, वहां पे कोडान्स के बीच में कुछ नॉन फंक्शनल जीन्स होते हैं जिनको इंट्रॉन्स कहते हैं। उन इंट्रॉन्स को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में हम रिमूव करते हैं, किन से? मॉलिक्यूलर सीजर्स से। लेकिन वो इंफॉर्मेशन यहां पे आप इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट इज नीट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। यहां पे सिर्फ आपको क्या एक्सप्लेन करना है? फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट,
जेनेटिक कोड इज व्हाट? डीजेनरेट। डीजेनरेट जेनेटिक कोड माने more than one codons, they may specify a single amino acid या सेम अमाइनो एसिड। इसका मतलब यह है, अगर आप अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी में जेनेटिक कोड देखेंगे तो उस एनसीईआरटी में जेनेटिक कोड वाले कंसेप्ट में उन्होंने एक चक्कर बोर्ड दिखाया होगा, एक क्रिप्टोग्राम दिखाया होगा। उस क्रिप्टोग्राम में उन्होंने टोटल 64 कोडॉन्स दिखाए होंगे। कितने अमाइनो एसिड्स के लिए? 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। अगर 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स के लिए उस एनसीईआरटी के चक्कर बोर्ड या क्रिप्टोग्राम ने कितने कोडान दिखाए हैं? 64। दैट मींस एक अमाइनो एसिड के हिस्से में एक से ज्यादा कोडान्स आ सकते हैं, क्योंकि 64 कोडान्स और 20 क्या है? अमाइनो एसिड्स। अब इससे क्या होगा? एक अमाइनो एसिड के हिस्से में एक से ज्यादा कोडान आ सकता है। इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक ने क्या लिखा है? कोड इज डीजेनरेट, माने एक से ज्यादा कोडान एक अमाइनो एसिड के लिए हो सकते हैं। और यहां पे आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। कौन सी एग्जाम्पल आप यहां पे दे सकते हैं? SAL 6 कोडान्स ईच। SAL अमाइनो एसिड्स के लिए कितने कोडान्स? 6 कोडान्स। S इज सीरीन, A इज आर्जिनिन, L इज यूसीन। सीरीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन। माने अगर आप अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी पे जेनेटिक कोड का वो चक्कर बोर्ड या क्रिप्टोग्राम देखेंगे, उस चक्कर बोर्ड में आपको सीरीन के अगेंस्ट, आर्जिनिन के अगेंस्ट, ल्यूसीन के अगेंस्ट कितने कोडान्स दिखेंगे? 6 कोडान। माने एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडान हो सकते हैं। दैट इज व्हाई जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। अब इस कोड डीजेनरेशन के कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस आप यहां मेंशन नहीं करेंगे, वो आपके नीट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। इसीलिए स्ट्रेट अवे मूविंग ऑन, नेक्स्ट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड इज व्हाट? नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग जेनेटिक कोड माने द न्यूक्लियोटाइड बेस ऑफ वन कोडॉन cannot be used in the adjacent codon. Codon is non-overlapping. That is, nucleotide base of one codon cannot be used in the adjacent codon. इसका मतलब ये है, अगर ये mRNA है, अगर ये क्या है? mRNA। इस mRNA के ऊपर क्या लिखा हुआ है? AUG। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? GUG। माने आप AUG का G इस GUG वाले कोडान में यूज नहीं कर सकते, आप AUG का A इस GUG वाले कोडान में यूज नहीं कर सकते। माने कोडान इज ट्रिपलेट, इसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, आप इन 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस में से कोई भी बेस दूसरा कोडान बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसलिए कोडान इज व्हाट? नॉन ओवरलैपिंग। अगर कोड ओवरलैपिंग होता तो हम एक कोडान के बेस को दूसरे कोडान को बनाने के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकली कोड क्या है? नॉन ओवरलैपिंग है। अब इस नॉन ओवरलैपिंग वाले फीचर पे कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कहां? नीट में। लेकिन यहां पे आपको वो कैलकुलेशंस दिखा के ज्यादा नाटक नहीं करना है, यू विल स्टिक टू द क्वेश्चन लैंग्वेज ओनली। सिमिलरली, one more feature of this genetic code is universal. Code is what? Universal. माने genetic code applies both to prokaryotes as well as eukaryotes. जब मैं क्या कह रहा हूं? जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, इसका मतलब है ये जेनेटिक कोड प्रोकैरियोट्स पे भी अप्लाई होता है और यूकैरियोट्स पे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल यहां पे दूं, जो AGG है या AGA वाले कोडान है, ये दोनों कोडान किस वाले अमीनो एसिड के लिए आते हैं? आर्जिनिन के लिए आते हैं।
माने प्रोकैरियोट्स में AGG एंड AGA आर फॉर विच अमाइनो एसिड? आर्जिनिन। यूकैरियोट्स में भी ये कोडान किस अमाइनो एसिड को कोड करेंगे? आर्जिनिन को। माने कोड चाहे प्रोकैरियोट्स में हो या यूकैरियोट्स में, ये सेम होता है, इसलिए कोड इज यूनिवर्सल। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सलिटी ऑफ जेनेटिक कोड, देयर आर सम एक्सेप्शंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, देयर आर सम एक्सेप्शंस इन protozoans, but those mitochondrial exceptions of the code, those protozoan exceptions of the code are not meant for your board oriented answer, they are fruitful in your need। इसीलिए once again जब आप जेनेटिक कोड वाले क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, डेफिनेशन से शुरू करेंगे, जॉर्ज गेमो को मेंशन करेंगे, उसके बाद सीधे आप फीचर्स में आएंगे। लेकिन अगर आपको फीचर वाले पार्ट को अट्रैक्टिव बनाना है तो हर एक फीचर में एक एग्जांपल कम से कम आप कोट करेंगे, योर आंसर विल बिकम टू द पॉइंट। I hope it's clear. These are some probable long answer type questions which may be asked in your upcoming board examinations. There are some short answer type questions also possible. There are some short answer type questions also possible in your upcoming board. Those short answer type questions may be asked on. Number one, you may be asked to write a short note on transcription unit. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे आपको एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप मेरी सजेशन लेंगे, अगर लेनी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आप डायरेक्टली ड्राइंग से शुरू करेंगे। ऐसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आप डायरेक्टली शुरू करेंगे, कहां से? ड्राइंग से। और इस ड्राइंग को आप लोग लेबल करेंगे क्या? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें से जो ऊपर वाला डीएनए स्ट्रैंड है, हुज पोलैरिटी इज 3-OH 5-P, इसको आप लेबल करेंगे टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। और जो नीचे वाला डीएनए स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, हुज पोलैरिटी इज 5-P 3-OH, यू विल लेबल इट एज कोडिंग स्ट्रैंड। हमें किस पे शॉर्ट नोट लिखना है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे। अगर आप मेरी सजेशन लेंगे, आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डायरेक्टली इस ड्राइंग से दिखाएंगे। ड्राइंग में क्या दिखाएंगे आप? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्ट्रैंड को टैग करेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, हुज पोलैरिटी इज 3-OH 5-P। दूसरे डीएनए स्ट्रैंड को आप करेंगे लेबल व्हाट? कोडिंग स्ट्रैंड, हुज पोलैरिटी इज 5-P 3-OH। देन यू विल शो this yellow color box over here, then you will show this red color box over here। yellow color box को आप लोग लेबल करेंगे क्या? प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन। रेड कलर बॉक्स को आप लोग लेबल करेंगे एज टर्मिनेटर रीजन, या इसको आप टर्मिनेटर जीन भी कह सकते, या प्रमोटर रीजन को आप क्या कह सकते? प्रमोटर जीन भी। और प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के बीच में ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का आपको हिस्सा लग रहा है, इसको आप कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। यू विल कॉल इट एज व्हाट? स्ट्रक्चरल जीन। माने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आप कैसे दिखाएंगे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में आप क्या बताएंगे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीजों को टैग करेंगे। नंबर 1 प्रमोटर रीजन, नंबर 2 टर्मिनेटर रीजन, नंबर 3 स्ट्रक्चरल जीन। माने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्राइमरली कंसिस्ट्स ऑफ 3 रीजन्स। 1 प्रमोटर रीजन, ये वो वाला रीजन है वेयर RNA polymerase binds during transcription। स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो वाला हिस्सा है जिसकी होगी एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन। और टर्मिनेटर रीजन वो वाला पार्ट है किसका? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, जहां पे RNA polymerase will fall।
माने जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन होगी, अभी मैंने पीछे ट्रांसक्रिप्शन कराया, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। प्रमोटर रीजन के साथ आरएनए बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, स्ट्रक्चरल जीन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो वाला पार्ट जिसकी एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन होगी, और टर्मिनेटर रीजन, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो वाला पार्ट जहां पे आरएनए पॉलीमरेज विल फॉल। आरएनए पॉलीमरेज विल फॉल माने यहां ट्रांसक्रिप्शन होगी क्या, टर्मिनेट। अब प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, स्ट्रक्चरल रीजन या स्ट्रक्चरल जीन के आप लोकेशन बता सकते हैं। प्रमोटर रीजन को आप बता सकते हैं इट इज डाउनस्ट्रीम टेम्पलेट, इट इज अपस्ट्रीम कोडिंग। टर्मिनेटर रीजन को बता सकते हैं इट इज अपस्ट्रीम टेम्पलेट, इट इज डाउनस्ट्रीम कोडिंग। इसी तरह से आप स्ट्रक्चरल जीन को कह सकते हैं इट इज अपस्ट्रीम प्रमोटर जीन। लेकिन ये जो लोकेशंस हैं किसकी, प्रमोटर रीजन की, टर्मिनेटर रीजन की, स्ट्रक्चरल जीन की, दीज इंफॉर्मेशंस आर ओनली पॉसिबल जब क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप हो। और अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है तो यहां से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है और उसको आप ऐसे टैकल करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आई होप यू आर गेटिंग इट, रेस्ट एज यू विश। Besides transcription unit, you can be asked to write down a short note on tRNA. tRNA पे भी आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। tRNA माने ट्रांसफर आरएनए, tRNA माने विच वाला आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अगर इस tRNA पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके अपकमिंग बोर्ड में तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, दिस tRNA is also known as number 1 soluble RNA, number 2 it is also known as adapter molecule, this transfer RNA is used to decode the information of mRNA so that information can be translated into protein. What is tRNA? That type of RNA which is used to decode the information of mRNA so that mRNA का information can be translated into what? प्रोटीन। अब इस इंफॉर्मेशन की डिकोडिंग को आप लोग कैसे दिखा सकते हैं, या तो इस tRNA का आप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाएंगे या तो इस tRNA का आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अगर tRNA पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है तो आप इसका 2D स्ट्रक्चर दिखाएंगे, माने 2 dimensional structure. 2 dimensional structure of tRNA is also called clover leaf structure. 2 dimensional structure of tRNA is also called as what? Clover leaf structure. 3 dimensional structure we call as inverted L structure. इसको हम क्या कहते? Inverted L structure. लेकिन अगर tRNA पे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आता है आप इसका 2D स्ट्रक्चर दिखाएंगे, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ऑन राइटिंग थिंग्स आप लोग इसका स्ट्रक्चर डायरेक्टली ऐसे दिखाएंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूं आप लोग भी वैसे ही दिखाएंगे अगर दिखाना है तो। नहीं दिखाना है तो कोई बात नहीं, ऑब्वियसली दैट इज योर चॉइस। लाइक दिस यू विल शो। किसका? tRNA का। कौन सा वाला स्ट्रक्चर? सर क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर आप ऐसे दिखाएंगे इसका। तो शुरुआत आप कैसे करेंगे, आप इसका दिखाएंगे 5'P 3'OH, 2 एंड्स। जो इसका 3' एंड होगा, 3' वहां पे आप एक स्पेशल सीक्वेंस दिखाएंगे, CCA सीक्वेंस, और इस आर्म को आप लेबल करेंगे अमाइनो एसिड बाइंडिंग आर्म। इसको आप लेबल क्या करेंगे? अमाइनो एसिड बाइंडिंग आर्म। माने ट्रांसलेशन के टाइम पे जब अमाइनो एसिड आपको लाना है राइबोसोम के पास तो tRNA के अमाइनो एसिड बाइंडिंग आर्म को यूज करेंगे। और ये जो आपको दूसरा आर्म यहां पे दिख रहा है इस आर्म को आप कहेंगे राइबोसोम बाइंडिंग आर्म।
या टी-साई-सी आर्म भी कह सकते हैं। राइबोसोम बाइंडिंग आर्म का काम क्या होगा? अगर इस टीआरएनए को राइबोसोम के साथ बाइंड करना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको टीआरएनए का राइबोसोम बाइंडिंग आर्म यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे और ये वाली आर्म दिखाएंगे, इसको कहेंगे एंटी कोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म माने यहां पे जो टीआरएनए है ये खुद को बाइंड करेगा एमआरएनए के साथ। क्यों? टीआरएनए को एमआरएनए की इंफॉर्मेशन डिकोड करनी है ताकि प्रोटीन बन जाए। अगर टीआरएनए को एमआरएनए की इंफॉर्मेशन डिकोड करनी है तो हमें इस टीआरएनए को एमआरएनए के साथ बाइंड करना पड़ेगा। किस आर्म के थ्रू ये टीआरएनए एमआरएनए के साथ बाइंड होगा? एंटीकोडॉन आर्म के थ्रू। ये एंटीकोडॉन आर्म इस एमआरएनए के साथ बाइंड होगा, तब जाके ये एमआरएनए की इंफॉर्मेशन डिकोड होगी। और उसके बाद इस वाली आर्म पे आप आएंगे, इसको आप कहेंगे सिंथेटेस आर्म। यू विल कॉल दिस आर्म एज व्हाट? Synthetase arm. This synthetase arm is also known as DHU, dihydroxyuridine. इसका काम क्या होगा? इसका काम होता है अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना। माने ये जो टीआरएनए है इसके आप 4 रिकॉग्निशन साइट्स दिखाएंगे। अमाइनो एसिड बाइंडिंग आर्म। अमाइनो एसिड बाइंडिंग आर्म पे कौन बाइंड होगा? अमाइनो एसिड। राइबोसोम बाइंडिंग आर्म का क्या काम होगा? इस आर्म के थ्रू ये टीआरएनए राइबोसोम के साथ बाइंड होगा। एंटीकोडॉन आर्म का क्या काम होगा? इस आर्म के थ्रू ये टीआरएनए एमआरएनए के साथ बाइंड होगा ताकि इंफॉर्मेशन डिकोड हो जाए। और सिंथेटेस आर्म या डाइहाइड्रोक्सीयूरिडीन वाला आर्म ये टीआरएनए यूज करता है अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, टीआरएनए के बगैर आप एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो अगर टीआरएनए पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, उस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है। वंस मोर यू मे बी आस्क्ड अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रिगार्डिंग लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन पे अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो इसको टैकल कैसे करना है? इसकी शुरुआत ऐसे करनी है, लैक ओपेरॉन is a means of gene expression to regulate lactose metabolism in prokaryotes. अगर लैक ओपेरॉन पे आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है तो शुरुआत कैसे करनी है? इट इज अ केस वेयर वी टॉक अबाउट जीन एक्सप्रेशन सो दैट वी कैन रेगुलेट लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन प्रोकैरियोट्स। यहां पे जो रेफरेंस प्रोकैरियोट आपको यूज करना है दैट इज ई कोलाई। ई कोलाई में आप लोग कौन सा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते? लैक ओपेरॉन वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप लैक ओपेरॉन वाले टर्म की तरफ देखेंगे, हियर लैक मीन्स लैक्टोस, ओपेरॉन मीन्स क्लस्टर ऑफ जीन्स। माने in case of E. coli we have a cluster of genes which are important for lactose metabolism, और इन जीन्स को आप इस लैक ओपेरॉन में डायरेक्टली ऐसे दिखाएंगे। आप लैक ओपेरॉन में ओपेरॉन को कुछ ऐसे दिखाएंगे। पिपोजिया, this is operon. Operon means cluster of genes. Due to this cluster of genes, आप लोग कौन सा मेटाबॉलिज्म करेंगे? रेगुलेट लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। अब इस ओपेरॉन में ये जो P है ये प्रमोटर जीन है। दिस इज प्रमोटर जीन। इस क्लस्टर में ये जो I है इट इज रेगुलेटरी जीन या इट इज इनहिबिटरी जीन। P अभी मैंने बताया प्रमोटर जीन। O इट इज ऑपरेटर जीन। O इज विच वाला जीन? ऑपरेटर जीन। और ये जो ZYA है इनको आप इकट्ठा कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। ZYA
स्ट्रक्चरल जीन्स। तो एक बार फिर से, अगर लैकोपेरॉन पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, पहले आप बताएंगे लैकोपेरॉन है क्या, किन में चलता है, और यहां पे ई कोलाई को आप यूज करेंगे एज रेफरेंस। लैकोपेरॉन में वी यूज दिस क्लस्टर ऑफ जीन्स टू रेगुलेट लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। इसमें P इज प्रमोटर, I इज रेगुलेटर और इनहिबिटरी, O इज ऑपरेटर, ZYA मीन्स विच वाले जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये जो कौन सा जीन है, प्रमोटर जीन। यहां पे RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे किसको बाइंड करना है, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना है, किसके साथ, प्रमोटर जीन के साथ। सर ट्रांसक्रिप्शन किसकी करनी है, रेगुलेटरी जीन की, इसकी क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आपको रेगुलेटरी जीन की ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो पहले आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना पड़ेगा। वो आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड होगा, प्रमोटर जीन पे। ये जो ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर जीन, यहां पे क्या बाइंड होता है, रिप्रेसर प्रोटीन। कहां बाइंड होता है रिप्रेसर प्रोटीन, ऑपरेटर जीन के पास। और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन ZYA, इसमें ये जो Z है, Z स्ट्रक्चरल जीन का जो Z वाला पार्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेस। It is important for the formation of which enzyme, beta galactosidase। बीटा गैलेक्टोसिडेस होगा तो lactose is broken down into glucose and galactose। फिर ये जो ग्लूकोस है इसको यूज किया जाएगा किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू एज एन एनर्जी सोर्स। और दूसरा जो Y वाला है, Y is responsible for the formation of or for the synthesis of permease enzyme। permease enzyme क्या काम करता, ये इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी, किसकी, लैक्टोज की परमिएबिलिटी। कहां, ई कोलाई सेल्स में। और लास्ट में बचा कौन सा वाला जीन, स्मॉल ए वाला जीन। ये जो स्मॉल ए वाला जीन है, स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट, इसका काम है कौन सा एंजाइम बनाना, ट्रांस एसिटाइलेस। ट्रांस एसिटाइलेस का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब क्विक रिकैप, अगर लैकोपेरॉन से हमारे कंपटीशन में, माने अपकमिंग जेके बोर्ड में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो पहले बताएंगे ये क्या होता है, फिर ये किन में चलता है। ओपेरॉन मीन्स क्लस्टर ऑफ जीन्स, लैक मीन्स लैक्टोज, माने दिस क्लस्टर ऑफ जीन्स इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग व्हाट, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। हर एक जीन का अपना अपना काम बताएंगे। अब आप लोगों ने सुना होगा 12th क्लास में स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ working of leucoperon. That switch on switch off working of leucoperon is not your target in the upcoming board। वो नीट में आपको जरूरत लगेगा। माने जब मैंने पिछले सेशन में कहा था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कुछ एरियाज में नीट के भी टच करूंगा जहां से क्वेश्चन आता है, वो सारे एरियाज मैंने बोर्ड के साथ साथ यहां भी टच किए। और मैंने ये भी आपको कहा कि आप लोग इन क्वेश्चंस में कितनी इंफॉर्मेशन देंगे अपने एग्जामिनर को बोर्ड में। जो इंफॉर्मेशन नीट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है वो इंफॉर्मेशन आप इन क्वेश्चंस में नहीं घुसाएंगे, क्योंकि ओआरसीसी का टारगेट यह है मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम स्कोर इन द अपकमिंग बोर्ड। सो दिस सेशन वी पीपल स्टार्टेड विथ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, माने चैप्टर 2 ऑफ व्हाट, जेनेटिक्स। इसमें सबसे पहला लॉन्ग आंसर टाइप जो एक्सपेक्टेड है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मेसलसन स्टार एक्सपेरिमेंट। यहां पे शुरुआत कैसे करनी है, डीएनए रेप्लिकेशन डेफिनेशन, देन अ लिटिल बिट आइडिया व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, देन यूजिंग मेसलसन स्टार एक्सपेरिमेंट यू विल प्रूव डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। यहां पे कौन कौन से एरियाज को अवॉइड करना है जो नीट में सिर्फ इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को याद रहा होगा, बताया मैंने लेक्चर के दौरान। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोसेस बताएंगे, मैकेनिज्म के लिए ड्राइंग्स यूज करेंगे, लास्ट में जो एमआरएनए बनेगा या प्री एमआरएनए बनेगा उसका रीजन क्या है वो आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, आपको सीधे यहां पे क्वेश्चन को क्लोज करना है। थर्ड, व्हाट आर फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, थर्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन बतानी है, हु कॉइन्ड द टर्म, एज पर हिम व्हाट इज कोडॉन और कोड वर्ड। उसके बाद आप सीधे फीचर्स करेंगे डिस्कस, और हर एक फीचर के साथ
पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल आप कोट करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को ड्राइंग के थ्रू करेंगे रिप्रेजेंट। यहां पे प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन की लोकेशन अननेसेसरीली अपने आंसर में ऐड नहीं करेंगे। लैक ऑपेरॉन में आप लोग ये क्लस्टर ऑफ जीन दिखाएंगे और हर एक जीन का क्या फंक्शन होता है वो बताएंगे। एंड दिस इज हाउ यू विल टैकल दिस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला चैप्टर फ्रॉम जेके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप you people are crystal clear with how to frame these questions in the upcoming board. That will be all for today. All the best again for your upcoming boards. Allah Hafiz.